हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएसटी विद अपेक्षा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे मनी एंड क्रेडिट के। कुछ हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन इस वाले वीडियो में ऐसे मैंने क्वेश्चंस डाले हैं जिससे आपका पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और मनी एंड क्रेडिट के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? एक्सप्लेन 3 फीचर्स ऑफ इट। ठीक, आपको इसके 3 फीचर्स बताने हैं कि डिमांड डिपॉजिट के। हम लोगों ने पहले देख चुके हैं कि क्या होता है डिमांड डिपॉजिट। मैंने बताया था आपको। डिमांड डिपॉजिट रेफर टू द डिपॉजिट मेड बाय इंडिविजुअल इन बैंक डेट कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड। ठीक है, डिपॉजिट ऐसा डिपॉजिट जो किसी के पास सेविंग्स होती है और जो एक्स्ट्रा मनी होती है वो बैंक में सबमिट करता है। देन उसके बाद विद डिमांड, जब भी उसको उस चीज की डिमांड होती है उन पैसों की, तब वो क्या कर लेता है, उनको विड्रॉ कर लेता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके 3 फीचर्स हमें बताने हैं, तो 3 फीचर्स हम लोग देखेंगे। बैंक पे इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट प्रोवाइडिंग अ सेफ प्लेस फॉर पीपल टू कीप देयर मनी। इसके फीचर क्या है? बैंक जो सेविंग्स आप बैंक में डिपॉजिट करते हो उसके बदले बैंक आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी देता है। ठीक है, इंटरेस्ट देता है। जैसे कि आपने 20,000 रुपीज डिपॉजिट करे, ठीक है, तो इसका आपको कितना 20,000 या 21,000 इसमें बैंक आपको पे करेगा। ठीक है, एक मैंने आपको एग्जांपल बताया है। तो कुछ पे एक्स्ट्रा देता है और आपका मनी भी बैंक में क्या रहता है? सेफ रहता है। तो बैंक उसको क्या करता है? आपका सेव करके रखता है। सेकेंड फीचर देखेंगे, चेक कैन बी इशूड अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट अलाउइंग फॉर इजी एंड कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन विदाउट द नीड फॉर कैश। जो चेक इशू होता है वो क्या है आपका? अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट एक इजी और कन्वीनियंट क्या है आपका? ट्रांजेक्शन है विदाउट नीड फॉर, बिना कैश के आप चेक के थ्रू क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो, या इसको आप सब पैसे को पे भी कर सकते हो। तो इससे क्या होता है? आपका जो अमाउंट होता है वो सेफ होता है। कैश को कैरी करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो चेक उसके लिए बेटर ऑप्शन है। ये भी डिमांड डिपॉजिट का फीचर हो गया। थर्ड है आपका डिमांड डिपॉजिट अलोंग विद करेंसी कॉन्स्टिट्यूएट द मनी सप्लाई इन द मॉडर्न इकोनॉमी। डिमांड डिपॉजिट क्या करता है? करेंसी को कॉन्स्टिट्यूएट करता है मनी सप्लाई इन द मॉडर्न इकोनॉमी में, क्योंकि यही मनी क्या होता है फिर बैंक पूरे मार्केट में रोटेट करती है। जो पैसा मैंने सबमिट करा है वो किसी और को क्या कर देगी? एज अ लोन वो दे देती है। ठीक है, उससे इंटरेस्ट लेगी और कुछ इंटरेस्ट उसमें से जो आएगा वही पैसा वो मुझे पे करेगी। ठीक है, तो ये इकोनॉमी में, मॉडर्न इकोनॉमी में डिमांड डिपॉजिट क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटा सा, हाउ डू द डिपॉजिट विद बैंक बिकम देयर सोर्स ऑफ इनकम। कैसे जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में वो सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। ठीक है, आंसर है आपका when we deposit our money in the bank, we get an interest on it. However, the bank used that money to give loan to people. The bank charge on interest on its loan at a higher rate than what is paid to the depositor. Does the bank earn money from the deposit? ठीक है, तो जो हम डिपॉजिट करते हैं मनी बैंक में, ठीक है, ये क्या करता है आपका? वी गेट एन इंटरेस्ट, इसके बदले इंटरेस्ट मिलता है। द बैंक यूज डेट मनी टू गिव लोन टू पीपल। अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि जो हम डिपॉजिट करते हैं उसके बदले क्या होता है? बैंक हमें कुछ पे करता है। ठीक है, तो अब बैंक यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? बैंक आपका मीडिएटर है। अब वही पैसा किसी ने उधार मांगा, कोई लोन लेने आया बैंक से, तो जो पैसा मैंने डिपॉजिट करा था वही पैसा वो क्या करेगा? उसको दे देगा। और उससे क्या लेगा आपका? उससे भी इंटरेस्ट लेगा, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। मुझे कम इंटरेस्ट पे करेगा लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो उससे क्या होगा? उसको इनकम होगी। तो ये ऐसे ही क्या होता है? बैंक की इनकम में काम आता है डिपॉजिट। ठीक, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इनहेरेंट प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की क्या इनहेरेंट प्रॉब्लम थी? ठीक है, द बार्टर सिस्टम इज दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट व्हेन वन पर्सन इज विलिंग टू एक्सचेंज हिज हर गुड्स, द पर्सन शी वांट्स टू एक्सचेंज विद इज आल्सो विलिंग टू डू द सेम। मतलब बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि मेरे पास कोई चीज है, ठीक है, कोई गुड्स है, मैं उसको दे रही हूँ किसी को और उससे एक्सचेंज कर रही हूँ। अब इसमें दिक्कत ये होती थी कि सपोज मेरे पास वीट है, ठीक है, और मैं जिसको वीट एक्सचेंज करूंगी उसको नीड होनी भी तो चाहिए वीट की। ठीक है, अगर मैं किसी थर्ड पर्सन से, कोई ए पर्सन है, ए पर्सन से मैं एक्सचेंज कर रही हूँ और मेरे पास सिर्फ वीट ही है एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए? राइस चाहिए। तो मुझे क्या देखना होगा कि भाई वो रेडी है कि नहीं,
अपना राइस मुझे देने के लिए, ठीक है, और उसको वीट की ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे कोइंसिडेंस होना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। इस वजह से बार्टर सिस्टम बहुत क्या हो जाता था, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता था, ठीक है। तो हिज हर गुड्स मतलब कि बहुत सामने वाले की इच्छा होनी भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम होती थी और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता था। अगर आपसे पूछे बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक क्या थे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग और इसमें स्लो प्रोसेस और डबल कोइंसिडेंस वांट्स की दिक्कत होती थी, इस वजह से बार्टर सिस्टम फेल हो जाता था, ठीक। तो ये आपके ये वाले क्वेश्चन जो है आपके ये 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं आपके, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ये आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका prove with an argument that there is a great need to expand formal sources of credit in rural India, ठीक। आपको ये एक आर्ग्यूमेंट प्रूफ करनी है कि देयर इज अ नीड टू ग्रेट डिमांड फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरिया। क्या ग्रेट डिमांड है आपकी इस रूरल इंडिया में, किसकी, आपका क्रेडिट की। द एक्सपांशन ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन रूरल इंडिया इज क्रूशियल, ठीक है। अब इतना जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे फॉर्मल सोर्सेज क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो क्रूशियल है बिकॉज इट इंश्योर दैट द रूरल पुअर हैव एक्सेस टू क्रेडिट एट रीजनेबल रेट इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ये इंश्योर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रूरल लोग ज़्यादा उनके पास कोलेट्रल की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, तो वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना या पैसा लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दिस हेल्प देम मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स विदाउट फेलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ हाई इंटरेस्ट इन फॉर्मल लोन। लेकिन अगर ये आपका जो फॉर्मल सोर्सेस है ये रूरल इंडिया तक या रूरल जो आपके एरिया से वहां तक पहुंचते हैं, तो क्या होगा कि ये हाई इंटरेस्ट जो इनफॉर्मल सोर्सेस का जो ट्रैप होता है उससे क्या करेंगे, ये लोगों को बचाएंगे, हेल्प करेंगे और उनकी फाइनेंशियल नीड को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड बेटर रेगुलेशन एंड सुपरविजन इंश्योरिंग फेयर लैंडिंग प्रैक्टिसेस। एक फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस होगी, ठीक है, फेयर तरीके से कि इतना इंटरेस्ट पे देना है तो उतने ही इंटरेस्ट पे होगा, और जो इनफॉर्मल सोर्सेज जो होते हैं, जो मनी लेंडर्स जो होते हैं, उनसे ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको आर्ग्यूमेंट बतानी थी, ये आपका आ सकता है 4 से 5 मार्क्स में क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ इज मनी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, ठीक। बहुत ही इजी है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है तो देख लेते हैं कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर अकाउंट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आपको एक एग्जांपल से बताना है कैसे आप ट्रांसफर करोगे। इफ अ पर्सन हैज टू मेक अ पेमेंट टू हिज और हर फ्रेंड एंड राइट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, दिस मीन्स दैट द पर्सन इंस्ट्रक्ट हिज बैंक टू पे दिस अमाउंट ऑफ हिज फ्रेंड। मान लो कोई पर्सन है, उसको अपने फ्रेंड को क्या पे करना है, अमाउंट पे करना है, तो वो क्या करेगा कि चेक में पेमेंट लिखेगा कि कितना पेमेंट है, ठीक है। चेक आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसको पे कर रहा है उसका नाम लिखेगा, ठीक है, उस बैंक का ही चेक होगा। तो वो चेक के थ्रू क्या कर रहा है, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अमाउंट मेरे फ्रेंड को पे कर देना। सपोज 10,000 का, तो उसने अमाउंट लिखा 10,000, 10,000, और आप मेरे फ्रेंड को, तो वो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। हिज फ्रेंड टेक हिज चेक, अब वो चेक लेगा, ठीक है, एंड डिपॉजिट इट इन अकाउंट इन द बैंक, और उसको कहाँ देगा, बैंक में। जैसे मैं हूँ, मुझे दिया किसी ने चेक लिख के कि ये 10,000 का, और मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट दिया इन द अकाउंट दिस बैंक, दिस सेड अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू एन अनदर अकाउंट, ठीक है। तो उसने अपने अकाउंट में या उसके पास वो पैसा आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेंशन 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। ये आता है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। तो फॉर्मल सेक्टर्स कैसे लोन देते हैं, लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव नीडेड कोलेटरल, ठीक है। कौन होते हैं आपके, पहले तो फॉर्मल इसमें बैंक और जो कोऑपरेटिव जो आपकी फाइनेंस कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस है, ठीक है, नीड कोलेटरल, लेकिन इनको क्या चाहिए होती है, कोलेटरल चाहिए होती है। कोई भी उनको जैसे पेपर्स हैं या आपके पास लैंड है या कार है, तो उसके पेपर चाहिए होते हैं इनके पास रखने के लिए। अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं किसके सुपरविजन में होते हैं, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। लास्ट है रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रीजनेबल होता है, और उसको कौन आपका डिसाइड करता है, आरबीआई ही डिसाइड करती है, ठीक है। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर, रिलेटिव, फ्रेंड्स, ट्रेडर एक्सेट्रा डू नॉट नीड कोलेट्रल।
आप इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या आता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, मनी लेंडर जिसके पास, जो आपका प्रधान होते हैं गांव के या सेठ जी जो होते हैं जिनका पैसा होता है वो, फ्रेंड्स हो सकता है, कोई ट्रेडर्स हो सकता है, ठीक है, उनको कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती, बिना कोलेटरल के दे देते हैं। नो सुपरविजन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, कोई इनको सुपरवाइज नहीं करता, ये अपनी मन मर्जी करते हैं, अपनी मन के मालिक होते हैं। वेरी हाई ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो हाई होता है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई डिसाइड कर देती है कि इतना ही इंटरेस्ट लेना है, तो सारी बैंक उतना ही इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सकती। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, डिफरेंस पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन मनी बी यूज्ड टू इजीली एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गिव एग्जांपल टू एक्सप्लेन। हमारा जब चैप्टर स्टार्ट होता है तभी उसमें ये क्वेश्चन और ये टॉपिक है कि वाई मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को ही हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों चूज किया था। ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है, इसको वाइडली मतलब कि सभी जगह इसको एक्सेप्ट किया गया, एवरीवन एक्सेप्ट मनी, सो यू डोंट नीड टू फाइंड समवन हु वांट्स दैट यू हैव, अनलाइक बाटर। जैसे बाटर में तो आपको ढूंढना पड़ता था ना कि अगर मेरे पास वीट है, मुझे ढूंढूंगी कि किसी को वीट चाहिए और उसको वीट मतलब अगर मुझे राइस चाहिए तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि यार दोनों चीज देखनी पड़ेगी कि उसको भी वीट की नीड होनी चाहिए, गेहूं की, और उसके पास राइस चावल होना चाहिए ताकि मेरी भी नीड्स मतलब फुलफिल हो पाए। ठीक, तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, मनी को तो सभी एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो इजीली क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, यू कैन बाय अ बुक विथ मनी इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग राइस फॉर इट। आपको बुक बाय करनी है तो आपको राइस से उसको एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा, आप क्या करोगे, मनी से उसको क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे, क्योंकि इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। सेकंड, डिविजिबल मनी कैन बी ब्रोकन इनटू अ स्मॉलर यूनिट्स मेकिंग ट्रांजेक्शन सिंपल। मनी को हमने स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करा है ताकि ट्रांजेक्शन सिंपल हो जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, इफ अ पेन कॉस्ट ₹10 यू कैन पे विद 10 नोट और 2 5 कॉइन्स। ठीक है, तो स्मॉल यूनिट्स में जैसे कि ये 5 के भी नोट होते हैं ना और कॉइन्स भी होते हैं, तो यू कैन, आप अगर 10 रुपए का पेन है तो आप 10 का नोट भी दे सकते हो, या नहीं है तो आप उसको दो स्मॉल यूनिट 5 रुपीज के तो कॉइन्स भी दे सकते हो। ठीक, थर्ड है आपका इजीली पोर्टेबल, बहुत इजीली क्या है ये पोर्टेबल है, मनी इज लाइट एंड इजी टू कैरी, बहुत ही है, ऐसे कोई हैवी तो है नहीं जैसे राइस और गेहूं लेके जाओगे एक्सचेंज करने के लिए, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत इजी है। एग्जांपल, यू कैन टेक 500 इन योर पॉकेट इंस्टेड ऑफ कैरिंग गुड्स टू ट्रेड। आपको पॉकेट में गुड्स नहीं रखनी पड़ेगी, सिर्फ आप क्या रखोगे, 500 रुपीज रखोगे या 1000, तो इजीली कैरी हो जाता है। फोर्थ है आपका स्टोर वैल्यू, यू कैन सेव मनी एंड यूज इट लेटर, आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, तो ये स्टोर भी वैल्यू को स्टोर करता है। यू कैन कीप 100 रुपीज टूडे एंड यूज इट आफ्टर अ मंथ टू बाय समथिंग। ऐसा नहीं कि आज मेरे पास सैलरी आई है या मेरे पास 2000 रुपए तो मैं आज ही यूज करूँ, नहीं, मेरा जब मन होगा मैं तब यूज कर सकती हूँ, 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद। ठीक है, तो ये स्टोर करके रखता है वैल्यू को। ठीक, नेक्स्ट है आपका लास्ट, स्टैंडर्ड मेजर। ठीक है, इसका जो मेजर है वो क्या है, स्टैंडर्ड है। मनी गिव अ फिक्स वैल्यू टू थिंग्स मेकिंग क्लियर, मेकिंग ट्रेड क्लियर। इसकी एक वैल्यू फिक्स है, अगर 500 है, अगर यहाँ पे अपना 500 है, सपोज एमपी में 500 है या गुजरात में 500 है, तो वो दूसरी जगह भी, दूसरे स्टेट में भी क्या होगा, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी 500, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगी। एग्जांपल, अ चॉकलेट कॉस्ट ₹50 एंड अ बर्गर कॉस्ट 100, सो वुड यू नो विच इज कॉस्टलियर। और आपको ये भी पता चल जाएगा, बर्गर आपका 100 रुपए का है, चॉकलेट 50 रुपीज की है, तो ये आपको पता समझा, मतलब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या चीज कॉस्टलियर है, तो वैल्यू भी आपको समझ में आ जाती है क्योंकि एक ये स्टैंडर्ड इसका मेजरमेंट है। ठीक है, तो ये इजी सारे पॉइंट्स है इसमें, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी आ रहे हैं अभी बोर्ड्स में। आपको बताना है कि जो क्रेडिट की एक्टिविटी होती है इनफॉर्मल सेक्टर्स में, ठीक है, शुड बी, ये डिस्करेज करती है, मतलब कि इनकरेज नहीं करती कि हमें और ये करना चाहिए, पर क्यों, आपको ये बताना है कि क्यों, मतलब आसान शब्दों में कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो क्यों पॉजिटिव नहीं है हमारे लिए। 85% ऑफ लोन टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। 85% जो होता है लोन, ठीक है,
ये पुअर हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज में फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस इनफॉर्मल सोर्सेस से लेते हैं 85% जो लोग होते हैं पुअर। कहाँ पे आपका हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज। इनफॉर्मल लेंडर चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट ऑन देयर लोन। जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं यहाँ पे अर्बन नहीं आएगा, रूरल आएगा। इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट ऑन द लोन। जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं वो ज्यादा हाई इंटरेस्ट लेते हैं। देयर आर नो बाउंड्रीज एंड रिस्ट्रिक्शन, इनके पास कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक। द हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज टू रीपे द लोन। जो हाई कॉस्ट होती है बोरोइंग की मीन्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ बोरोवर इज यूज टू रीपे, मतलब कि जो उसकी अर्निंग का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो किस में निकल जाता है आपका, रीपे करने में, लोन को रीपे करने में, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर्स में रेट इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। Next, in certain cases, the high interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. ये वही सेम लाइन है। In certain cases, जो high interest rate होता है borrowing का can mean that the amount of repaid is greater. मतलब जो अमाउंट उसको पे करना होता है वो ग्रेटर होता है उसकी इनकम से भी, इतना हाई इंटरेस्ट लगा होता है किस पे, इनफॉर्मल सोर्सेज पे। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेप्ट। ये क्या बढ़ाता है, डेप्ट, कर्ज को बढ़ाता है। डेप्ट ट्रैप देयरफॉर द क्रेडिट एक्टिविटीज इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज। और जो पर्सन होता है वो डेप्ट ट्रैप में फंस जाता है, तो इसीलिए इस वजह से हाई इंटरेस्ट रेट की होने की वजह से ही क्या होता है आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर है ये डिस्करेज करता है, ठीक है। इसलिए हम इसको इंकरेजमेंट नहीं की तरह नहीं देख सकते, इसलिए हमेशा फॉर्मल सोर्सेज से जो बैंक होते हैं, फाइनेंस कंपनी, वहीं से क्या लेना चाहिए, हमें लोन लेना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन फॉर्मल सेक्टर लोन बी मेड बेनिफिशियल फॉर पुअर फार्मर्स वर्कर सजेस्ट एनी 5 मेथड। ये तो इतनी बार हमने पढ़ लिया है कि ये इजीली आप समझा सकते हो, ठीक है। आपको बताना है कि जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं वो बेनिफिशियल क्यों हैं पुअर फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर लोन कैन बी मेड बेनिफिशियल फॉर पुअर फार्मर एंड वर्कर थ्रू द फॉलोइंग मेजर। कैसे कैसे बेनिफिशियल है, तो क्रिएटिंग अवेयरनेस, ये अवेयरनेस को क्रिएट करता है। एजुकेटिंग फार्मर एंड वर्कर्स अबाउट द एबिलिटी एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर। जो एजुकेटेड है, जिसको पता है कि इनफॉर्मल सोर्स और फॉर्मल सोर्सेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फॉर्मल सेक्टर लोन कैन इनकरेज देम टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। तो ये एक इंकरेजमेंट होता है कि वो फॉर्मल सोर्सेज को क्या करें, यूज करें। सिंप्लीफाइंग द लोन प्रोसेस, स्ट्रीमलिंग loan application procedure and reducing paperwork can make it easier for farmer and worker to access formal sector loan, ठीक है। अगर पेपर वर्क पहले ज्यादा होता था, अब थोड़ा इजी हो गया है, तो ये रिड्यूस होने की वजह से ये वर्कर्स जो होते हैं एक्सेस फॉर्मल सेक्टर लोन, अब ये क्या करने लग गए हैं, फॉर्मल सेक्टर को एक्सेस करने लग गए। एक्सपांडिंग बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग जो सर्विस है वो क्या हुई है, एक्सपांड हुई है। ओपनिंग मोर ब्रांचेस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक एंड कोऑपरेटिव रूरल एरियाज कैन इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन टू फार्मर एंड वर्कर। तो जो बहुत ज्यादा ब्रांचेस अब जो ओपन होने लग गई है, ठीक है, बैंक की काफी ब्रांचेस, और अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा, तो आपका जो रूरल एरियाज है वहां पे भी बैंक और कोऑपरेटिव्स पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इससे एक्सेसिबिलिटी बन गई है फॉर्मल सेक्टर की लोन की एंड वर्कर्स की, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट्स बताना है, आप समझ के अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। ओन वर्ड्स में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डज मनी एलिमिनेट द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल मनी कैसे एलिमिनेट करता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को। मनी एलिमिनेट द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस बाय प्रोवाइडिंग अ क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप इन ट्रांजेक्शन, ठीक है। मनी एलिमिनेट करता है जो डबल कोइंसिडेंस, अभी हमने देखा कि अगर मुझे बुक खरीदनी है तो मुझे अपनी गुड्स नहीं लेके जानी पड़ेगी। अगर मेरे पास राइस है तो मैं उसको कैरी, और मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि किसको राइस चाहिए, तो वो मुझसे बुक के बदले वो उस चीज को एक्सचेंज कर ले, राइस को, ठीक है। इन अ बार्टर सिस्टम इंडिविजुअल वुड हैव टू फाइंड समवन हु नॉट ओनली वांट व्हाट दे हैव टू ऑफर बट आल्सो हैज व्हाट दे डिजायर इन रिटर्न, ठीक है। तो जो बार्टर सिस्टम होता है इंडिविजुअल का, वुड हैव टू फाइंड समवन who not only want they have to offer but also have what they desire in return, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम में तो यही मैंने आपको बताया कि मैं
अपनी चीज़ दे रही हूँ पर मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि ये मुझे रिटर्न में क्या देगा, ठीक है। तो डबल कोइंसिडेंस में ये प्रॉब्लम होती है कि जिस चीज़ की नीड मुझे हो वो उसके पास होनी चाहिए, और जो चीज़ मैं एक्सचेंज कर रही हूँ उससे, वो चीज़ की रिक्वायरमेंट उसे होनी चाहिए, ठीक। However, with the introduction of money, individual can simply sell the goods and service for money and then use the money to purchase any desired commodity available in the market. तो जो क्या होता है आपका मनी जो होता है वो क्या करता है, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, इंडिविजुअल कैन सिंपली सेल देयर गुड्स ऑफ सर्विसेज के मनी से आप इजीली खरीद सकते हो और बेच, आप आपको ये भी पता है क्योंकि मनी ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने कभी यूज ही नहीं करा होगा, तो इतनी इजीली आप आपकी कमोडिटीज को क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो या सेल कर सकते हो। मनी एक्ट एज ए यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, मनी यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं कि यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में चल रहा है तो नेपाल में अभी भी बार्टर सिस्टम चल रहा है, या भूटान में चल रहा है, यूएसए में नहीं, सब जगह ये क्या है, जो करेंसी है एक्सेप्टेड है मनी, ठीक। फॉलोइंग इंडिविजुअल टू कर व्हाट दे नीड विदाउट द रिक्वायरमेंट और डायरेक्ट मैच बिटवीन देयर वांट्स, और डायरेक्ट हमें जो चीज़ चाहिए हम वो उतना अमाउंट देके इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बार्टर सिस्टम की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मनी बहुत एक अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड है, इसीलिए इसको क्या किया है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ये आपके मनी एंड क्रेडिट का पूरा सब क्वेश्चन हो गया, प्रीवियस वीडियो भी डाले हैं उसको देखिए, और इसके शॉर्ट्स जो हैं वो भी SST विद अपेक्षा पे अवेलेबल है। अगर आपको ये सारे PDF फॉर्मेट में चाहिए तो SST विद अपेक्षा की जो एप्लीकेशन है उसमें आप जाके इसको फ्री में आपको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।